सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज एक विशेष कार्यक्रम में लेकर आया हूँ माननीय श्री जसबीर सिंह चावला जी के साथ। माननीय श्री जसबीर सिंह चावला जी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और नमो बुद्धाय। जी, नमो बुद्धाय। तो सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि माननीय जसबीर सिंह चावला जी का को मैंने कैसे मतलब मुझे कैसे जानकारी हुई उनकी। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जो बौद्ध जातक कथाएं है, उनका महत्व कैसे है मैनेजमेंट के लिए, इस पर मैंने उनका एक कार्यक्रम देखा था। तो मैंने भी उनकी पुस्तकें मंगवाई और मैंने पढ़नी शुरू करी। जब पढ़नी शुरू करी तो मैंने कहा कि चलिए, सर की जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से भी। और मैं क्योंकि जानकारी से ज्यादा चीजों के दर्शन के अंदर विश्वास रखता हूँ कि हम चीजों को और गहराई से समझे। तो मैंने कहा कि चलिए, कथाएं तो सब पढ़ेंगे, पर जसवीर सिंह चावला जी को कि जो कुछ जो सोच है उनकी, सोच की हम गहराई के अंदर कुछ हम गोता लगाए। तो ये सर की पुस्तक है, मैनेजमेंट रहस्य। तो मैंने सर इसमें तीन जातक अब तक पढ़ी है। तो पहली जो जातक है, जी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एकदम से क्या हुआ कि मैंने जो इसमें पहली जातक पढ़ी, तो अभी कल ये खबर आई जो मुझे उस जातक से मिलती हुई प्रतीत हुई। अच्छा, वो क्या है जी। मैं दर्शकों को बताऊंगा, जातक क्या है मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। कि कभी हाँ मलेरिया, डेंगू ऐसे बीमारी फैली तो लोग मच्छर मारने गए, मच्छरों को तो मारा नहीं, एक दूसरे को मारकर आ गए। उनको लगा बड़े शस्त्र से वो मच्छरों को मार सकते हैं। और फिर बाद जी में भी ऐसी जी। घटना घटी। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। आज या कल मैंने एक न्यूज देखी, उसके अंदर मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी माँ है, जिसकी 3 साल का बच्चा है, वो बच्चा रो रहा है तो उसने बच्चे को रो रहा है तो चुप नहीं करा पाई, उसने उसको डुबो के मार दिया। तो मुझे ये कथा याद आई कि ऐसा अब भी हुआ तो पहले भी हुआ होगा। तो अब मैं सर आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये जो पुस्तक है, ये खास करके जो मैनेजमेंट स्टडीज है वहां पर आपका प्रयास है कि वहां पर ये पुस्तकें जाएं, जातक कथा से हम मैनेजमेंट सीखें। तो अब आप बताइए कि हम इस कथा से की अगर बात करें तो इसमें मैनेजमेंट की हमें शिक्षा कहाँ मिलती है। ये पहली कहानी की बात कर रहे हैं जी जी। जिसमें उन मच्छरों को मारने के लिए उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था। जी सर, मक्कस है जातक ना? और बुध और डेंगू, जातक कथा 44। जी जी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल मुझे याद आ गई। उसमें असल में जो प्रबंध वाली जो समस्या थी ना, वो ये थी कि जब भगवान बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तो कोई इधर करा रहा था, कोई सड़क रास्ते के किनारे उधर रो रहा है, उधर कटा फटा लहू लुहान है, कोई उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहा। कुछ वैसे ही मरी पड़ी मतलब कुछ मर भी चुके हैं, लाशें हैं, उनका भी कोई इंतजाम नहीं कर रहा है ना। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा, मतलब ये क्या अजीब कांड हुआ पड़ा है। तो जो कुछ वहां के जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी थे वहां पर पहुंचे, यानी भगवान बुद्ध से जब उनकी मुलाकात होती है तो उन्होंने बताया कि वर्तमान कथा में ये आपको मिलेगा कि हुआ क्या था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अब ये मच्छर मारने गए थे और एक दूसरे को लहूलुहान करके इस तरह आए। अब जो हुआ उसका एक अतीत कथा उन्होंने सुनाई कि पहले भी इस तरह से हुआ था, परंतु, है ना, परंतु उसमें एक जो बोधिसत्व है वो फिर बताता है, जो उस व्यक्ति को जिसने अपने अपने पिता को मार दिया था एक मच्छर उड़ाने के चक्कर में, है ना। तो उसने कहा कि अब जो हुआ तो अब उसको दाह संस्कार तो करो। तो उन बुद्धिमानों से ये कहा कि भाई ऐसा पहले भी हुआ था, मूर्खतावश लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल इनको छोड़ दिया जाए, जो बच सकते हैं उनको बचा लिया जाए, सेवा शुश्रूषा की जाए, और जो लाशें हैं उनका दाह संस्कार किया जाए। तो मतलब ये उसकी प्रबंधन की जो बात आई उसमें, वो इस तरह से आई कि आप इनको, जो मूर्खतावश हो गया जो काम, अब उसका आगे जो प्रबंधन करना है वो तो किया जाए। तो बोधिसत्व के माध्यम से वो उन्होंने उस कहानी में अब सुना है कि पहले भी ऐसे मूर्ख लोग थे, लेकिन अब आगे जो बुद्धिमान लोग हैं वो संभालें उसको।
ये उसका जो संदेश जाता है, प्रबंधकीय संदेश, वो यार ये ये जाता है। कहानी तो काफी लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी होगी, अगर हम जातक माने कि भगवान बुद्ध के 500 साल बाद लिखी गई। तो अगर ये जी जातक होता है उससे पहले प्रचलित हो तब लिखी गई, मतलब 2-2.5 हजार साल पुरानी कहानी है। लेकिन आपको नहीं जी लगता कि आज भी मनुष्य का जो दिमाग है वो जी अभी जी भी, देखिए, विकसित नहीं हो पा रहा, मतलब। और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो तो प्रमुख शिक्षा है, प्रबंधन और नैतिकता दोनों की है। लेकिन आज के समय प्रबंधन भी हम देखें ना, तो हम ढंग से प्रबंधन कर पा रहे। जैसे अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है, हम वो नहीं कर पा रहे। गरीबी उन्मूलन का जी प्रबंधन है, हम वो नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन है, हम वो भी नहीं कर पा रहे। तो ना तो हम जी प्रबंधन कर पा रहे, ना हम जो है ना, इंसान का जो इंटेलेक्चुअल है, जो उसका बुद्धिमत्ता है ना, हम उसको इम्प्रूव कर पा रहे। हम हजारों करोड़ रुपया शिक्षा में व्यय व्यय करते हैं, फिर भी हम जी जी शिक्षा को भी ढंग से हम नहीं दे पा रहे। तो ये जो जातक बरोबर। कथाएं जो आपने लिखी है, आपको क्या लगता है कि जी इनसे क्या कोई फर्क पड़ेगा यदि लोग इनको पढ़ते हैं तो? हाँ, मेरा तो ये मानना है कि ये तो हमें पढ़ाई ही नहीं जाती। मतलब दुर्भाग्यवश कहिए, ये पहले जातक कथाएं जो हैं विहारों में जब परिपाटी थी पढ़ाने की, जिसकी चर्चा इत सिंह भी करते हैं अपने ट्रेवलॉग में। तो ये जो जातक है ये पढ़ाई जाती थी हर डिसिप्लिन में। मतलब कोई नौका शास्त्र भी पढ़ रहा है या निघंटु पढ़ रहा है, तमाम डिसिप्लिन्स थे। तो उनमें सब में ये कॉमन सब्जेक्ट होता था और कंपलसरी होता था। अब इसके बाद में मान लीजिए शिक्षा की बहुत सारा आक्रांता आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अंग्रेज आए उन्होंने अपने अंग्रेजी किताब शुरू कर दी, लाल किताब मुगलों ने शुरू कर दी, जैसा भी रहा। यानी वो परिपाटी खत्म हो गई और जातक जो है ये अलमारी में बंद हो गई। वरना जातक में जो बातें प्रबंधन वाली आती थी वो आपको हर फील्ड के प्रबंधन की बात में, जैसे कि आपने सही कहा, अर्थव्यवस्था वाली भी जो बात है, ना हम उसका ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं ना स्वास्थ्य सेवाओं का कर रहे हैं। उसकी उसकी खास वजह यही है क्योंकि हम जो है, जो मूल बात है प्रबंधन के, जो समझिए कि जो रूट में जो जो चीज, पहली चीज पढ़ाई जानी चाहिए, जो जातक कथाओं में हमको मिलती है, वो है सम्यक, यानी उचित, यानी उसको ऑप्टिमाइज करने की बात है ना। और जो बेस्ट ऑप्टिमम है वो कौन सा होता है? बेस्ट ऑप्टिमम, बेस्ट ऑप्टिमम वो होता है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आप मान लीजिए अभी वाली बात कर लें कि अगर आप मान लीजिए आप 175% टैरिफ लगा दें, है ना, किसी को आप 35% टैरिफ लगा दें, है ना, और मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, अब उसके जो रिएक्शंस हैं उसको आप देखेंगे, है ना। आपको एक ऑप्टिमाइजेशन तो करना होगा, है ना। ऑप्टिमाइजेशन करके आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट ऑप्टिमम कौन सा है ना, यानी जो कि सारे देशों के लिए हमें उचित रिजल्ट दे, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, वो आपका वो सम्यक होगा। अब ये जो सम्यक की भावना है, ये आपके हमारे जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो तो सिखा नहीं रहे। वो तो प्लानिंग से शुरू करके और इम्प्लीमेंटेशन तक, और क्या क्या टारगेट फिक्सेशन तक, एक ही उनकी रट होती है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। बस यही बात करने के लिए वो येन केन प्रकारेण, उनको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। तो अब शिक्षा में भी आप क्रांति लाएं, चाहे स्वास्थ्य में क्रांति लाएं, अगर और आप बहुजन हिताय बहुजन हिताय को भूल जाएं, तो क्या होगा कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो रिजल्ट आप नहीं पाएंगे, है ना। बाकी ये है कि जो जातक कथाओं से आपको सीख लेनी है, वो सीख इस तरह से लेनी है कि भाई उसमें जो मार्ग है, सम्यक वाला मार्ग है ना, उसको प्रबंधन में लागू कर देना। यानी आप अति को, अति जो होती है ना, उसको आप टच भी मत कीजिए। अति सर्वत्र वर्जयते तो अ, साधारण बात है ना। लेकिन अति जो है वो उसके दोनों पक्ष हैं, निगेटिव साइड भी है पॉजिटिव साइड भी है ना। किसी चीज को नहीं करना, एकदम 0% हो गया, है ना, कि हमने तो कोई स्वास्थ्य पर जी एक पैसा नहीं खर्च करना जी, अपने जिसको तकलीफ हो जाए अस्पताल जाए वगैरह, है ना। और एक तरफ हो कि भाई हमने एकदम पूरा बजट जो है, मैंने हमने एकदम सोफिस्टिकेटेड वो हॉस्पिटल्स बनाने हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देना है।
अब उसमें जो है वो आम आदमी करा करा पाए तो करा पाए, नहीं करा पाए तो मत करा पाए, है ना। तो कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों अतियों के बीच में एक आपको जो सम्यक है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें क्या कहते हैं हित छुपा हो, है ना। जितने हितधारक हैं, अगर आप उस स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको उसमें संतुष्टि प्राप्त। ये जो सम्यक का प्रबंधन है, ये हमें जातक कथाओं के माध्यम से मिलता है। अब इसको बिना पढ़ाए तो होगा नहीं, है लेकिन ना। ये जो आप एक सम्यक की बात कर रहे हैं, अगर कोई जी जी। जातक कथाएं पढ़े भी, और अगर मान लीजिए हाँ हम ये कथाएं मान लीजिए एमबीए के या एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में अगर चली भी जाती है, लेकिन जो एक जी माहौल पूरी दुनिया का बन रहा है, पूंजीवाद का जो माहौल है, कि जी जी मैं इतना कमा लूं, इतना एक्यूमुलेट कर लूं कि मेरी 7 पीढ़ी की, अब तो इतना एक्यूमुलेशन हो रहा है कि 70 पीढ़ी तक भी मेरा जो है ना वो चलती रहे, जबकि दुनिया का पता चलती नहीं रहे कि अब बिल्कुल। 100 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद भी होना क्या है। जी असल में तो दुनिया बहुत वोलेटाइल रही है, जो दुनिया का अगर हम हिस्ट्री को देखें, और बहुत ही जी सर। अनप्रिडिक्टेबल है। इवन टू बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर्स विद इन, आई थिंक विद इन 2 डेकेड्स, एक बहुत अनप्रिडिक्टेबलनेस है कि ऐसा हो गया। फिर भी जी इंसान सर। की जो सोच है, तो आपको लगता है कि जो पूरा माहौल जो एक बना हुआ है, अब देखिए अभी एक जज साहब है, उनके यहाँ पर कितने नोटों के भंडार जले हुए मिले, ये तो एक जज है, जज नहीं है जी बल्कि जी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी करप्शन है, और हर एक का जो पूरा जी जी। ध्यान है ना वो एक्युमुलेशन के ऊपर है। तो इस बिल्कुल। एक्युमुलेशन के ऊपर कोई ऐसी कथा हो जिसको आप संक्षिप्त में बताना चाहें, या आपको कोई ऐसे विचार मिले हो जो कि जातक से आपको मिले हो, कि हम कैसे जी जी। लोगों को समझाएं कि भाई ये बंद करो। और जैसे आपने बहुजन हिताय बहुजन सिखाया, मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, जो कि आई यस थिंक सर। जॉनथन जॉन बेंथन ऐसे थे, उन्होंने इसी को बाद में मैंने लॉ में पढ़ा था, कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जी फॉर मैक्सिमम पीपल। पर ये जो राइट। लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जी। होर्डिंग कर रहे हैं चीजों की, हाँ। ये कैसे समझाएं, और हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हमें कौन से जातक से पढ़ें, या अगर हम पढ़ भी ले तो जी। क्या लगता है आपको इससे कुछ होगा? मैं तो कहता हूँ कि सर इसकी जो शिक्षाएं आप न भी लें, मान लीजिए आप कहें कि नहीं ये तो बुद्ध धर्म वाली है, नहीं ऐसा, अगर ये मान भी लें, आप सिर्फ प्रबंधन वाली चीज को ही इसमें से ले लीजिए कि भाई हमें सम्यक रहना है ना, हमें किसी चीज की अति नहीं करनी है, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें तो खुद ही सुधरने लगेंगी। जैसे मैं आपको छोटा, जैसे आपने वो नोटों की बात कही, अब भ्रष्टाचार जो है, मैंने आपने एक जज का उदाहरण दिया, बहुत से ऐसे हमारे अफसर अफसर हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा भी नहीं है कि अभी यह है, पहले नहीं था, पहले भी था। आपको जान के हैरानी होगी कि भ्रष्टाचार से संबंधित 36 कहानियां मुझे मिली इन जातक के ग्रंथों में। 6 ग्रंथ है, 547 में से 36 ऐसी कहानी। अब कोई कहे कि भगवान बुद्ध के जमाने में भी भ्रष्टाचार था, हाँ भाई, जब मनुष्य था, जो ये तो प्रवृत्तियां हैं, है ना, राग और द्वेष की प्रवृत्तियां तो मूलभूत हैं, तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं। और जब तक ये क्या कहते हैं कि अल्प मात्रा में है, जब तक ये सम्यक के अंतर्गत, माने उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे नीचे है, जिसको हम लोग कहते हैं ये मॉडर्न मैनेजमेंट की लैंग्वेज में टॉलरेंस लेवल्स, जब तक टॉलरेंस लेवल के नीचे हैं, तब तक ये सिस्टम को जियोपार्डाइज नहीं करते, सिस्टम लड़खड़ाता नहीं। लेकिन अति हो जाए, अति जब हो जाए, माने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे जब ये क्रॉस कर जाए, है ना, एक्सट्रीम की तरफ जाने लगे, तो आप देखिए सिस्टम चरमराना शुरू कर दे। तब फिर उसको आप दोबारा, चाहे आप पुलिस लगा लो, चाहे गोली मार दो, वगैरह तमाम तरह के प्यूनिटिव मेजर्स के बावजूद आप पाएंगे कि वो चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही। पर टॉलरेंस लिमिट से पहले पहले अगर आपने इसको कर लिया, और सिस्टम जो है आपका कंट्रोल में आ गया, है ना, वरना क्या है कि सारी आपकी जुडिशरी जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो जाएगी। अब यह है कि भाई फिर जनता का विश्वास कहाँ रहा, फिर अब कहाँ जाए, इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो फिर अदालत की जैसे आप आपने कहा कि हाँ, जातक कथाओं में ऐसी कहानियां मुझे मिलती हैं। अब बोधिसत्व उसमें, मैंने
क्या कहते हैं कि धर्म अर्थानुशासक, उस समय की जो पदवी रही होगी, उसके हिसाब से वो सारी जजमेंट वगैरह करता है। तो देखिए पहली उसको निशानी क्या है कि भाई न्यायालय में केस कम आए, वो एक इंडिकेटर है कि भाई आपके आपकी जो प्रजा में जो भ्रष्टता है वो विद इन लिमिट्स है। जहां वो लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो आपके केसेस ही लाखों लाख पेंडिंग केसेस होंगे, जैसे कि जो हमारे यहाँ के सिस्टम बता रहा है ना, कि इतने केसेस आपके पेंडिंग है आपकी न्याय व्यवस्था में। तो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। तो जातक कथाओं में से ऐसी, अब आपने एकुमुलेशन वाली बात भी कही। एकुमुलेशन देखिए ना, आज सौभाग्य हमारा है कि आज हम महावीर जयंती के दिन ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कितना त्याग वाली बात की कि एकुमुलेट नहीं करना। हमारे सारे महापुरुष यही कहते हैं, है ना, कि वे एकुमुलेशन पे मत जाए। और एकुमुलेशन की तो यहाँ तक बात थी, सर मैं आपको बताऊं कि नमक तक को नमक तक को रखना अपने पास, उसको भी एकुमुलेट करना, है ना, वो भी गलत माना गया, है ना। तो उसमें आप देखिए बाद में खैर वो उसके बौद्ध उसके संघ के इतिहास में मैं नहीं जा रहा, परंतु वहां भी मतभेद हो गए कि भाई हम तो सिर्फ नमक रख रहे हैं उस पे भी, यानी ये था, स्थविरों का ये विचार था कि भाई आपको नमक के लिए भी उतना सा भी आपको माने एकुमुलेट नहीं कर। आपने बिल्कुल सच कहा कि पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए रख रहे हैं। ये तो यही बात हो गई ना। मैं पिछले दिनों ये एक कविता भी लिखी मैंने इस पर कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हो रहे हैं, ये है। दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो कि भाई यूक्रेन के पास इतने लिथियम के भंडार हैं, तो हम उस पर नजर टिकाए हुए हैं। भाई एक तरफ तो आप प्रलय की घंटियां बज रही हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये वो तबाह हो जाएंगे प्रलय। आप युद्ध से तबाह नहीं करोगे तो इस तरह तबाही आएगी, है ना। फिर उधर से सोच आपकी उधर भी चल रही है कि यूक्रेन के जो खनिज के भंडार हैं वो उसको हम कर लें, अपने कब्जे में कर लें। तो यानी ये सोच अपने आप में इतनी भयंकर है। तो ये जातक कथाएं जब आप पढ़ेंगे और इसका अध्यापन होगा, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो प्लानर्स हैं, उनमें ये भावना आएगी, है ना। ये उनमें, ये मॉडर्न मैनेजमेंट का अफसोस यही है कि मॉडर्न मैनेजमेंट जो है हम लोगों को यही बता रहा है, एक्सट्रीम पे जाने की बात। एक्सट्रीम, है ना, और जहां पर एक्सट्रीम जाएगा वहां वो टॉलरेंस लिमिट के बाहर चला जाएगा, सिस्टम जियोपार्डाइज हो जाएगी, वर्ल्ड वार हो अथवा प्रलय हो, यही सब की चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। और जातक कथाओं में भी क्या इस रूप में आया है कि जब माने जब टॉप वाला जो अधिकारी है, जो राजा उस समय सारण डिसीजन मेकिंग का होता है, एक कहानी उसमें ऐसी आती है, भरु जातक उसका नाम है, कि जब राजा ही भ्रष्ट हो जाता है, माने टॉप मोस्ट जो है वही अगर भ्रष्ट हो जाता है, तो विपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं आती, वो पूरा द्वीप ही समुन्द्र में डूब जाता है ना। तो ये उस तरफ इंडिकेट करता है कि भाई आप जब इतने 100% पर चले जाओगे, एक्सट्रीम पे चले जाओगे, तो ये अनर्थकारी होगा किसी भी फील्ड में। इसलिए प्रबंधन का यह पहला दायित्व है कि वो सम्यक हो। माने एकदम चोरी आप खत्म नहीं कर पाएंगे, एकदम भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएंगे, एकदम सच बोले हर आदमी 100%, वैसा नहीं होगा। एकदम 0% जो है कोई भी पाप ना हो, वो नहीं हो, है ना, वो असंभव बात। तो क्या है कि उसको आपको कंटेन करना है, विद इन टॉलरेंस लिमिट रहेगा। यही सरकारों का, चाहे हमारी सरकार है, चाहे अमेरिका की सरकार है, हर देश की सरकार को कोशिश ये करनी कि ये जो है कंटेन रहे, टॉलरेंस लिमिट के अंदर रहे, तो आपका जो है प्रजा में शांति रहेगी, सिस्टम आपका बढ़िया काम करता रहेगा। सर आप, ये मेरा। जी आपकी तो कोशिश ये है, और कि आप इसे एमबीए के करिकुलम में, सिलेबस में डालें। लेकिन बात ये है, अगर आप जी सर। एमबीए में भी डाल दें, मैं कह रहा हूँ कि हम तो जी कहेंगे कि भाई इसे आप एनसीईआरटी या सीबीएसई का जो भी सिलेबस है सीबीएसई का, उस पर भी डालें। लेकिन अब एक दूसरा हाँ। क्वेश्चन ये खड़ा होता है, जैसे मैंने लॉ किया, तो मैंने देखा कि जी लॉ के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जितने भी लॉ जो सिखाया जा रहा है, जैसे लॉ ऑफ पॉवर्टी, हाँ। पॉवर्टी से रिलेटेड लॉ है, या जी कुछ भी ऐसा जो सोच है ना, कि सामाजिक सोच, मतलब एक समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट डाल दिया जाता है, सोशल साइंस,
उसमें आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, जी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो। लेकिन जो जैसे जो आपने जो रिसर्च करी या जो भगवान जी बुद्ध के सर। विचार थे वास्ट लेवल पे जी कि बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, जब ये जी सोच जी। तो स्कूलों के अंदर भी नहीं जा रही, इसमें आपको क्या लगता है? हाँ ये आपको नहीं लगता कि बच्चे का पूरा फोकस ये होता है मैं तो इंजीनियरिंग जाऊंगा, साइंस में जाऊंगा, कंप्यूटर्स पढ़ना है क्योंकि वहां से मुझे अच्छी नौकरी लगनी है। तो जी ये जी एक बहुत बड़ा जो मतलब हमारे देश को जो पूरा बदला, जो हमारे देश की जो बहुजन हिताय है बहुजन सुखाए से गला काट कंपटीशन के अंदर चले गए। एक बच्चा, जी। अभी तो आपने नमक को कहा कि वो कहते थे कि नमक को भी आप नहीं बचाओगे, लेकिन मान लीजिए एक करेक्ट। स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई करी, उसको कोई नॉलेज है, तो उसके माँ बाप कह देते हैं नहीं, तू दूसरे अपने साथी को भी अपने फ्रेंड को भी वो नॉलेज मत दे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज उसी लेवल से जो स्कूल का लेवल है, मतलब पहली दूसरी के हाँ। बच्चे एक दूसरे को अपनी कॉपीज भी शेयर नहीं करते। स्कूल जी वालों जी की भी ये सोच रहती है कि भैया जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें वो ध्यान रखते हैं, जब प्राइवेट स्कूल ध्यान रखते हैं अमीर बच्चों को हम ज्यादा ध्यान दें ताकि इनके माँ बाप से हम कुछ बेनिफिट ले लें, या स्कूल वाले सोचते हैं जी कि जी हम वहां से धन थोड़ा हमें डोनेशन मिल जाएगी। तो सर जी जी। ग्रास रूट लेवल पर ही इसमें तो प्रॉब्लम है। तो ये ग्रास रूट लेवल के अंदर हम अब जहाँ तक कथाएं अगर मान लीजिए बच्चों को कैसे हम बच्चों तक पहुंचाएं, कैसे जी वो जी। उनका माइंड सोसाइटी का हम कैसे चेंज करेंगे? हाँ हाँ सर। ये देखिए ना, मैंने जो बात एमबीए में पढ़ाने की इसलिए कही कि भाई आप मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, साथ साथ उनको इसके बारे में भी ज्ञान भी तो सम्यक बारे में। नहीं तो देखा जाए तो पहली जमात से ही जातक की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे श्रीलंका में है। श्रीलंका में जातक कहानियां बचपन से पढ़ाते हैं। अच्छा, वहां भी आपको देखिए कि जो बच्चों में जो मैनेजमेंट वाली स्किल डेवलप करनी है, हमारे यहाँ जातक कथाओं में वैसे स्किल डेवलपमेंट की, मैनेजेरियल स्किल्स बच्चों में कैसे डेवलप करना है शुरू से ही, उसकी कहानियां हैं। तो वो तो बच्चों एनसीईआरटी लेवल में, सीबीएसई में वो तो सहृदय है। मतलब उसको तो मैं नहीं कहूंगा कि सर, एकदम ये पहले। एक जी बात मैं एक सेकंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज करवाऊंगा। जी जो मैनेजमेंट में पढ़ने जाते हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं जी जातक कथाओं के थ्रू, और जो जातक कथाओं से शिक्षा आ रही है वो तो मैनेजमेंट ऑफ मोरालिटी है कि आप अपनी मोरालिटी को कैसे मैनेज करो। लेकिन ये जो एमबीए करने जा रहे हैं तो मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ है कि आप वेल्थ को कैसे करो। जैसे कि जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब असल में वो जी सर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है जो एमबीए में पढ़ाया जाता है, वो सारा ये है कि एम्प्लॉयज को कैसे चूस लो। उसको वो अच्छी भाषा में हाँ। पढ़ाते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे खुश रखो, मकसद है जी चूसना। जी पढ़ाते हैं बोल जी के जी। अच्छे शब्दों में कि खुश रखो। तो वो लोग तो करेक्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, एक्यूमुलेशन ऑफ लेबर पे काम कर रहे हैं। तो जिनकी पूरी सोच बिल्कुल। ही इसके ऊपर है, वो कहाँ से जी जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज कैसे करेंगे अगर वो जहाँ तक पढ़ भी लेंगे तो? हाँ हाँ, ये यही सर मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जो ये इंडस्ट्रियल बिहेवियर या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो एक पेपर होता है, उसमें जो बताया जाता है, वो खुद ये कहते हैं उसमें कि हम इस इस मोटिवेशन और इस तरह के जो खुश करने की, जैसे आपने बात की, उस तरह से उनको जो हम चूसने वाली बात है, आप पूरा चूज करके भी उसमें जो रिसर्च बता रही है कि आप 66.66% तक की उसका चूज पाएंगे। अगर वही आदमी मोटिवेटेड है तो 100% देता है। अगर आप जातक कथाओं के माध्यम से उनको बताएंगे तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी 100% देगा। जबकि इस तरह से आप मास्लो की थ्योरी यूज करके और ये फेयल और टेलर के फॉर्मूले यूज करके, है ना, या जो मैग्रॉगर वाली बताते हैं, उसको यूज करके आप अधिक से अधिक आप 66.66% प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए। अभी हमारे सम्यक। जो एक मिनिस्टर हैं, मिस्टर गोयल आए थे, जी उन्होंने भी यही जी बोला कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हो, अब ये वही लोग हैं जो एमबीए करके जा रहे हैं, कि आप स्टार्टअप कर रहे हो हाँ लेकिन स्टार्टअप में आप क्या कर रहे हो, जो गरीब और अब बेचारा अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया है उसको आप कुली बना के पोर्टर बना रहे हो, या छोटे मोटे काम देके आप खुद जो है ना वो हो रहे हो। पर वही बात है ना कि ये सोच कहाँ से आएगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी का मैंने दिल्ली जी में देखा, वो कंपनी के जी मालिक और उनके परिवार इतने अमीर हो रहे हैं कि वो बाहर विदेशों में भी बंगले बना रहे हैं और
आलीशान उनका मतलब घर में जो है ना, एक एक चीज लाखों लाखों रुपए की है, और वहीं पे जब उनका एम्प्लॉय जी 15,000 16,000। मैं भी बुद्धिज्म पे काम कर रहा हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि जी जी जिनके लिए, लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग डोनेशन लेना चाहते हैं, जिनमें ज्यादातर जी लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। ठीक है। अब जैसे जी डॉक्टर अम्बेडकर जी की वजह से आरक्षण मिला, जी राष्ट्रपति पद तक भी पहुंच गए। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं जी बनता। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम थोड़ा सा डोनेशन कहते हैं तो बुद्धिज्म की किताबें भी लोग नहीं लेते। वही लोग जिनकी लाखों लाखों हाँ की सैलरी है, वो जरा सा डोनेशन भी नहीं देते। तो ये जी समस्या जी बहुत, जो आपने जो उठाई है और जो आपने एक रास्ता दिया है, वो तो जी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या खाली एमबीए में जाने से एमबीए वाले पढ़ेंगे? क्योंकि वो तो ग्रास रूट लेवल पे तो स्कूल से आ रहे हैं ना उठ के। वो तो उनके माँ बाप ही सिखा रहे हैं, देख भाई तू अपने दोस्त को अपनी कॉपी मत शेयर करियो। तो वो जो हाँ बच्चा हाँ सीखता है कॉपी मत शेयर करिए, वो किसी भी जाति धर्म या वर्ग का हो, वो बड़ा होता है हाँ। तो यही इसी भावना के साथ बड़ा होता इसी है भावना ना, के ये साथ बड़ा आपकी बात होता है। बिल्कुल सच है। इसे हम तो कैसे हमें बदले? इस पे हमें बुद्धिज्म का क्या रोल हो सकता है? और सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं लगता कि सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, कोई स्टेप लेने चाहिए? देखिए ना, अभी जैसे अभी बात चल रही कि हमने नई शिक्षा नीति बनाई है ना, नई शिक्षा हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है यही चीज लैकिंग है। मैं एमबीए पे पढ़ाने की इसलिए बात कर रहा था, क्योंकि भाई आप मॉडर्न मैनेजमेंट ही पढ़े जा रहे हो। एक हमारे यहाँ पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है, सम्यक मैनेजमेंट का एक इतना बड़ा धरोहर पड़ी हुई है, उस पर भी तो ध्यान दो। चाहे एक बार करके तो देखो, एक बार सम्यक प्रबंधन का थोड़ा सा इनपुट तो लेके देखो। और आपकी जुडिशरी में भी आपके जो अफसरशाही है उसमें भी कम से कम सम्यक का ज्ञान तो दे दें आप ये मत समझिए कि हम आपको बुद्धिज्म पढ़ाने आ रहे हैं, नहीं भाई। हम आपको सम्यक प्रबंधन के बारे में आप थोड़ा सी जानकारी कर लें। अभी तो अभी जब आप बताए ना कि डोनेशन नहीं देते, सुनना भी नहीं चाहते। मैं मेरे तो 12 साल से मैं तो मेरे चप्पलें घिस गई हैं बताते, ये कोशिश करते हुए हर जगह जा करके बताऊं कि आप इनको इंट्रोड्यूस तो कीजिए, आप इनको पढ़ना तो सीखिए, है ना। तो बहुत जगह तो पहले यही होता है कि चूंकि पाली में है, पुरानी शैली में है, इसलिए उसको करने के लिए मैंने काफी किताबें, अब जो मैनेजमेंट रहस्य वाली किताब आपने दिखाई, ये 10वीं या 11वीं किताब है ना, और 547 कहानियों का भंडार है ना। अब उसकी बाकायदा ऐसे लेवल्स बनाए जा सकते हैं कि हमें बच्चों के लिए ये वाली कहानियां बतानी है, ताकि उसमें वो पहले से ही वो चीज डेवलप हो, है ना। फिर आप जब 11वीं 12वीं के लेवल पर आते हैं, वहां पर की वो कहानियां हैं, उनको बताया जाए। फिर मैं आपको बताऊं कि इतनी शानदार कहानियां हमारे जजेस के लिए भी हैं, राजाओं के लिए भी, अलग अलग लेवल्स के लिए उसमें मैनेजमेंट की कहानियां हैं, और जो कि आपको बाकायदा एक माने एक प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई माने चंद लोग ही प्रॉस्पर होंगे। समृद्धि तो तभी आती है ना, अगर समाज में मान लीजिए 10% आदमी बहुत ज्यादा एफ्लुएंट है, बहुत उनके विदेशों में भी कारखाने हैं और सब कुछ है ना, और एक 90% जनता जो बता रहे कि 10,000 15,000 के लिए बाध्य है, कुछ को वो भी नहीं प्राप्त होता है। तो ये जो है, अब आईआईएम से कोई बच्चा निकल के उसको 1 करोड़ की मिल रही है, किसी को यहाँ की, जो दूसरे उनको 15,000 भी नहीं मिल रही। तो ये जो गला कट कंपटीशन है, ये मॉडर्न मैनेजमेंट की देन है ना, जो कि आपको बचपन से वही सिखाती है, और अनफॉर्चुनेटली वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो हम जब सही दिशा में माने जाएंगे, तो पहले हम सम्यक की बात करें, सम्यक पता तो लग जाएगा भाई हमको एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। अब आप मॉडर्न मैनेजमेंट में आप पहली बात ही करते हो कि हम एक्सट्रीम पे जाएंगे, तो थोड़ा सम्यक हम शब्द का इतना अर्थ पैसा समझा कमाएंगे देंगे आप दर्शकों कि को? हम, सम्यक का अर्थ, हाँ सर। सम्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ अर्थ। हाँ सब देखिए, अब मैंने बहुत क्या कहते हैं इसकी, एक बहुत बहुत अच्छी मैंने एनालॉजी दी है भगवान बुद्ध ने स्वयं, कि वीणा की तार को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि वो कोई उसमें से स्वर या कोई सुर ही पैदा ना। तो ये सम्यक आपको मतलब स्थिति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है ना। ये देखना है कि भाई वो ऐसी स्थिति पर ना चले कि टूट ही जाए, और ऐसा भी ना हो, है ना। तो ये मैंने एक
आप उसको मिडिल पाथ बाहर वाले कह लेते हैं, मिडिल पाथ। तो मिडिल मतलब 50% होगा। 50% मैंने ये बताया कि अगर कुछ नहीं, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोई टाइम नहीं है उसको फॉलो करने का, सम्यक को इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है, डेटा नहीं है, आप क्या करें? तो सबसे सेफेस्ट तरीका है कि आप 50% ले लें। 50% ले लेंगे तो फॉर द टाइम बीइंग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। वो लेकिन एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। उसके बाद आप डेटा कलेक्ट कीजिए, सम्यक का देखिए कौन सा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हमको रिजल्ट अच्छा दे रहा है। सम्यक बहुजन हिताय, बहुजन हिताय। पहला उसका मैंने टेस्ट किया, उसका पहला फॉर्मूला ये है कि इसमें आपके सम्यक में विन विन सिचुएशन आनी चाहिए, शुभ शुभ की परिणति होनी चाहिए, यानी कोई भी ऐसा पक्ष ना हो जो कि असंतुष्ट। अब देखिए इस तरह का मैनेजमेंट जो व्यक्ति कर पाएगा, वो सचमुच में कितना मेधावी होगा, कितना समझदार आदमी होगा कि वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके हित की बात कर रहा है कि सारे उसमें संतुष्ट। अब ये एक दिन की बात नहीं, अभ्यास द्वारा आएगा। मान लीजिए पहले, लेकिन पहले आपको सम्यक का पता तो होना चाहिए, तभी तो आप उसको रिफाइन करेंगे। तो सम्यक जो है वो मान लीजिए 50% तो एक साधारण सा हो गया, कोई भी आदमी 50% कर ले। उसके बाद आपको उसका रिफाइनमेंट करना है, 60% पे अच्छा है कि 70% पे ज्यादा खुश हैं कि 80% पे बहुजन हिताय हमको मिल रहा है, विन विन सिचुएशन। तो ये जो है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए सम्यक जो है वो माने इंडिविजुअल से शुरू होकर के वो माने राष्ट्र लेवल से शुरू होकर के आप माने कॉर्पोरेट, हर हर फील्ड में आप इसको पाएंगे कि ये एप्लीकेबल है। चाहे बात राजा की हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे एक इंडी अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे नमक बिल्कुल सूट नहीं करता, 0%, है ना? किसी को हो सकता है कि नमक बहुत ज्यादा उसको बॉडी में सूट कर जाता है, तो उसके लिए वो सम्यक, और मेरे लिए ये सम्यक है। तो सम्यक तो भाई देश काल के हिसाब से, अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक पॉइंट होगा, है ना, जो कि एप्लीकेबल होगा आपके लिए, एक समाज के लिए, अथवा एक राष्ट्र के लिए, एक समय और एक पॉलिसी के लिए। मान लीजिए अब आप इसके लिए ही बात करते हैं कि जैसे जातक का, मान लीजिए आप कहेंगे नहीं जातक बहुत अच्छी है, तो भाई हम 100 पर सारी जातक ही आपको पढ़ा दें 45-47 ही, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। उसका एक हमको चुनाव करके आपको भाई क्लास 5 में ये वाली इतनी पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद ये पढ़ाई जाएंगी, इस तरह से एक हम ग्रेजुअली उसको एक सम्यक उसका भी हम निकाल लेंगे। अब मैं, मेरे कहने का वही मतलब है कि अब मॉडर्न मैनेजमेंट में सारी चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका जो वो प्रवृत्ति है कि हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली जो भावना उसमें छुपी हुई है। और मैंने कई बार तो मुझे हैरानी होती है, एफिशिएंसी की उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं सर, आउटपुट बाय इनपुट, है ना? अगर आपको 100% एफिशिएंसी करनी हो, मतलब आपका आउटपुट 100 हो, इनपुट 1 हो। यानी देखिए अवधारणा को देखिए, यानी क्या फिलॉसफी है कि आप एक एक लगा के आप 100 पाना चाहते, तो पहले ही तो आपने वहां इनबिल्ट कर रखा है ना? तो इस आपको जातक कथा में सर एक कहानी मिलती है, एक पद जातक, उसमें एफिशिएंसी को डिफाइन किया गया। मैं इसलिए कहता हूँ कि जातक कथा कोई धर्म की ऐसी किताब है जिसमें एफिशिएंसी को डिफाइन किया गया? तो ये तो जातक जो ग्रंथ है लिखा ही इसीलिए गया है कि प्रबंध शास्त्र की शिक्षा दी जाए, वरना एफिशिएंसी को क्यों हम डिफाइन करने जाएंगे, है ना? अब हमारी जो मॉडर्न मैनेजमेंट की देखिए एफिशिएंसी की आप बात कीजिए, तो इस तरह की अवधारणा से जो आदमी चलेगा, जो मैनेजमेंट चलेगा, वो तो वही करेगा, है ना? हर जगह वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और वहां पर फिर जो है वो सबके लिए तो भाई वो सुखदायक नहीं होगा। ये तो सच्ची बात है कि नहीं? एक ग्रुप के लिए होगा, कुछ एक बहुत वर्ग संतुष्ट हो जाएगा, उसके आप लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दें, है ना? मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि वो बहुत संतुष्ट होगा, उसके बहुत सारे देशों में व्यापार होंगे, ये वो, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जनता जो है वो गरीबी रहेगी, तो लॉ ऑफ पॉवर्टी आपका वहां लागू रहेगा, है ना? क्योंकि आपने सम्यक का निर्वहन नहीं किया। तो सम्यक का निर्वाह जब होगा सर, मैं भगवान बुद्ध की इसीलिए बार बार मैंने प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपने इतना अच्छी बातें बताई हैं जातक के माध्यम से, है ना? और हम लोगों को चाहिए कि यथाशीघ्र, हमारे देश को तो लेना ही चाहिए क्योंकि हमको विश्व गुरु बनना है।
तो पहले तो हम इम्प्लीमेंट कर लें, फिर हम अपने वहाँ के विदेश जो अमेरिकी भाई हैं और रूसी भाई हैं उनको समझाएं कि भैया आप ये देखिए, अब सम्यक का निर्वाह कीजिए, हमारे पूरी दुनिया को मत ढकेलिए एटॉमिक वार के अंदर, है ना, और थर्ड वर्ल्ड वार हम लोग को नहीं चाहिए, जी है सर, ना सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि दर्शकों को ये पसंद आएगी। सर के द्वारा जो भी लिखी हुई किताबें हैं, ये अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर बेशक वहां से करें, आप हमसे संपर्क करें, ताकि सर के और इंटरव्यूज के हम लोग जो भी इंटरव्यू करेंगे, वो इंटरव्यू आपको व्हाट्सएप पर हम आपको लिंक भेज दिया करेंगे, और भी जानकारी देंगे। आप नंबर, हमारे कुछ नंबर्स हैं वह नोट कर लें: 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। बुद्धिज्म पर आप किताबें चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और जो आपने विचार रखे हैं, मैं कहूँगा कि ये विचार शुरुआत है, और हम इनकी और गहराइयों में जाएंगे। मैं भी आपकी पुस्तकें जैसे जैसे अध्ययन करूंगा, ऐसे ऐसे एक नए वीडियोस का निर्माण करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा जो आपने बहुत बात बढ़िया। बताई, जो हमारा डिस्कशन हुआ। उम्मीद है कि हमारी भारत जो सरकार है वो इसको ग्रास रूट लेवल पर, देखिए, मैं दर्शकों को, सबको, आज की पीढ़ी को समझाना चाहूंगा। आज की पीढ़ी एआई समझ रही है, वो एआई, एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, इन सब के लिए हमने वीडियो बनाए उनको समझाने के लिए। लेकिन जो इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि डेवलप हुई, वो डेवलप हुई भगवान बुद्ध के द्वारा। मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले, 2500 साल पहले, भगवान बुद्ध ने जो भी समस्या उस समय देखी, उस पर वर्क किया, और वर्क करके पूरी दुनिया में देखिए एक पैटर्न बदला है। उसके बाद ही हम रोमन साम्राज्य देखते हैं, साम्राज्य आए। ये साम्राज्य आए ना, ये साम्राज्य एक्यूमुलेशन से नहीं आए हैं। ये साम्राज्य तब आए हैं जब आपने या तो मिलकर दुष्ट लोगों के खिलाफ लड़े, और फिर अपने लोगों के लिए इक्वालिटेरियन सोसाइटी, बराबर वाले समाज की स्थापना करी, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट जो है भगवान बुद्ध ने दिया। जसबीर सिंह चावला जी ने ये जो शुरुआत करी है, ये ऐतिहासिक रूप से देश की नहीं बल्कि दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुहिम है, कि ग्रास रूट लेवल से लेकर बिजनेस लेवल तक कैसे जो हमारा भारत का नहीं बल्कि विश्व की जो धरोहर है, जो जातक कथाएं हैं, वो कैसे उससे हम ह्यूमन माइंड को, जैसे कहते हैं ना कि आज रॉबर्ट्स के अंदर हम एआई डाल रहे हैं, वो हमारा एक्चुअली एआई नहीं है, वो हमारी आरआई है, वो हमारी रियल इंटेलिजेंस है, जिसने हमारी ह्यूमैनिटी को इतना बिल्डअप किया है कि आज हम इस लेवल तक पहुंचे। तो आपका धन्यवाद सर, और सब दर्शकों बहुत का बहुत भी धन्यवाद धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।